भारत अपने परमाणु ऊर्जा के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। एक नया महत्वाकांक्षी कानून देश के एनर्जी सेक्टर की पूरी तस्वीर बदलने का वादा कर रहा है। आइए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव असल में है क्या और इसके मायने क्या हैं। 100 गीगावाट। जी हाँ, ये है भारत का 2047 तक का न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट। अब इसे आसान भाषा में समझें तो आज हमारी क्षमता करीब 7 गीगावाट है। मतलब ये उससे 14 गुना ज्यादा की छलांग है। और इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही पूरे नियमों को नए सिरे से लिखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि अचानक इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? सच तो ये है कि भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दशकों पुराने परमाणु नियम उसकी बढ़ती ऊर्जा की भूख और क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों के रास्ते में आ रहे थे। देखिए, भारत एक साथ 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ एआई और डेटा सेंटर्स की वजह से बिजली की मांग आसमान छू रही है। दूसरी तरफ 2070 तक नेट जीरो का हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें एक ऐसे पावर सोर्स की जरूरत है जो सोलर और विंड की तरह मौसम पर निर्भर ना हो, बल्कि 24 घंटे सातों दिन लगातार बिजली दे सके। इसे ही बेसलोड पावर कहते हैं। इस तिहरी चुनौती के सामने 1962 और 2010 के पुराने परमाणु कानून एक बड़ी रुकावट बन गए थे। और इसी रुकावट को दूर करने के लिए सरकार का जवाब है शांति बिल। ये एक नया व्यापक कानून है जिसे इस खेल के नियमों को पूरी तरह से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। शांति, इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बिल 2 पुराने और बहुत ही अहम कानूनों को हटाकर उनकी जगह ले रहा है। एक 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और दूसरा 2010 का सिविल लायबिलिटी एक्ट। ये टेबल देखिए, ये पुराने और नए कानूनों के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ कर देती है। जहां 1962 का कानून पूरी तरह सरकारी कंट्रोल पर था और 2010 का कानून मुआवजे पर, वहीं शांति बिल का फोकस है उदारीकरण और क्षमता बढ़ाने पर। सबसे बड़ा बदलाव जो आप देखेंगे वो है प्राइवेट सेक्टर को पहली बार 49% एफडीआई के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की इजाजत देना। तो सवाल ये है कि शांति बिल असल में बदल क्या रहा है? इससे हम 4 बड़े पॉइंट्स में समझ सकते हैं। ये 4 पिलर हैं इस पूरे सुधार के। पहला, प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना। दूसरा, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी के नियमों को दुनिया के हिसाब से बदलना। तीसरा, एक आज़ाद रेगुलेटर बनाना। और चौथा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। तो प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्लांट बना भी सकती हैं और चला भी सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा? नहीं। यूरेनियम को प्रोसेस करने और इस्तेमाल हो चुके ईंधन को मैनेज करने जैसे बहुत ही संवेदनशील काम पहले की तरह पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में ही रहेंगे। अब आते हैं बिल के सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से पर, लायबिलिटी में सुधार। ये बिल कानूनी चैनलिंग नाम के एक सिद्धांत को अपनाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कार का एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से होता है, तो कानूनी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, न कि कार या उसके टायर बनाने वाली कंपनी की। ठीक इसी तरह अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो सारी कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ प्लांट चलाने वाले ऑपरेटर की होगी, उसे मशीनें सप्लाई करने वाली कंपनी की नहीं। और अब ये जिम्मेदारी भी एक जैसी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नए बिल में रिएक्टर के साइज के हिसाब से जिम्मेदारी की सीमा तय की गई है। बड़े रिएक्टर्स के लिए जिम्मेदारी ज्यादा है, जबकि छोटे रिएक्टर्स जैसे एसएमआरस के लिए ये काफी कम है। ये कदम खास तौर पर नई और छोटी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। एक और बड़ा सुधार है रेगुलेटर की आज़ादी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी एईआरबी को अब कानूनी तौर पर स्वतंत्र बनाया जा रहा है, ताकि वो परमाणु ऊर्जा विभाग के असर से बाहर रहकर काम कर सके। ये एक बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि आलोचकों का तर्क था कि जो संस्था परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है वो ही उसकी निगरानी कैसे कर सकती है। अब इतने बड़े बदलाव होंगे तो जाहिर है बहस भी होगी, और संसद में इस बिल को लेकर जबरदस्त राजनीतिक बहस देखने को मिली। ये बहस असल में 2 बिल्कुल अलग अलग नजरियों की है। एक तरफ सरकार है जो इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी मानती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिसे डर है कि इससे सुरक्षा और जवाबदेही कमजोर होगी और पीड़ितों को सही मुआवजा नहीं मिलेगा।
विपक्ष का एक बड़ा सवाल उठाया कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने। उन्होंने पूछा कि अगर किसी विदेशी सप्लायर के खराब उपकरण की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो उसे जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने मुआवजे की रकम पर हमला बोला। उन्होंने इसे बेहद नाकाफी बताया और फुकुशिमा हादसे का उदाहरण दिया, जहां साफ सफाई में ही $182 बिलियन खर्च हो गए। उसकी तुलना में ये मुआवजा कुछ भी नहीं है। तो इन सब सवालों और आलोचनाओं के जवाब में सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये बिल भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बराबर लाता है, जिससे विदेशी निवेश आएगा, और साथ ही उन्होंने बार बार ये भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता रहेगी, उत्पादन बाद में। तो अब जब ये कानून आ रहा है तो भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर दिखेगा कैसा? चलिए देखते हैं कि इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं और इसके क्या असर हो सकते हैं। 100 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मिक्स्ड अप्रोच ली जा रही है। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, लगभग 46.5 गीगावाट हमारे अपने बनाए हुए हैवी वाटर रिएक्टर्स से आएगा, जबकि करीब 39 गीगावाट बड़े वाटर रिएक्टर्स से। और खास बात यह है कि इस मिक्स में 10 गीगावाट का हिस्सा नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs का होगा, जो छोटे और ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिजली बनाने की नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य भी छिपे हैं। मकसद है कि 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, कोयले और तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम हो और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने का एक ग्लोबल हब बने। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये शांति बिल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये परमाणु सुरक्षा के साथ एक खतरनाक सौदा है? इस सवाल का जवाब ही भारत के ऊर्जा भविष्य को तय करेगा।